हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लास 6 का आरंभिक नगर। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 6 के बच्चे भी देख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम है तो वो भी देख सकते हैं ताकि इंग्लिश में वो समझने में आसानी हो। तो चलिए, अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी थोड़ा सा मनोबल मिल जाए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें आप। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी क्लास 6 खत्म होने के बाद। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं और क्वेश्चन इसमें भी जो रिलेटेड है मैं बताते चली जाऊँगी। ठीक है, तो समझते हैं। जसपाल मतलब पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इन पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये देखिए, ये दो बच्चे हैं, ये देख रहे हैं जिसको ये लोग भूतहा घर बोलते थे, उनकी कुछ महिलाएं तारीफ कर रही हैं। तो कोई बोल रही नक्काशी अच्छी है, तो कोई बोल रही है कि मंत्री जी से कहेंगे मरम्मत कराने के लिए। ठीक है, तो ये चलिए आगे देखते हैं कि क्यों ये जो खंडहर है इतना लगाव है लोगों को। ठीक है, तो आगे चलिए और पढ़ते हैं जिससे हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा पहले ज़माने में एक इसी तरह का खंडहर टाइप का अब मिलता है। पहले ये एक शहर हुआ करता था। तो चलिए इसकी कहानी पढ़ते हैं और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो हम लोग वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में हैं। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो हुआ क्या 80 साल पहले, जैसे उस समय तो ईंटें निकाल के लोग ले गए रेलवे लाइन बिछाने के लिए, लेकिन 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले क्या हुआ कि पुरातत्वविदों ने, जो भी पुरातत्वविद कौन थे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, वो आप वीडियो देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पुरातत्वविदों ने स्थल को ढूंढा, उसके बाद उनको पता चला कि ये जो है ये कोई नगर है जहाँ अलग अलग जगह पे ऐसे लोग पहले रहते थे जो आज खंडहर में बदल गए हैं, जो मिट्टियों से ढक गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद अच्छे से उसको रखा। फिर वहाँ भी खुदाई हुई तो जिससे कई इमारतें जो है वो क्या तो टूट गई थी। अब ईंटें ही उखाड़ ले गए तो इमारत कहाँ से रहेगा। तो पहली बार जो मिला था वो वहाँ पे उतने अच्छे से इमारतें नहीं थी क्योंकि ईंट निकाली गई थी, और जगह पे जो मिला था फिर उसकी खुदाई अच्छे से की गई और उस धरोहर को अच्छे से रखा गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जगह जो मिले हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो ये आप बताएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है? नहीं तो मैं लास्ट में इसका आंसर क्या होना चाहिए मैं बताऊंगी। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की क्या विशेषता थी वो देखते हैं। इन नगरों में से कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि ऊंचाई पे बनाने वाले जो थे उनको क्या बोला जाता है और निचले हिस्से में बनाए वाले जो बना है उनको क्या बोला जाता है, और किस तरह से छोटा था, बड़ा था, पश्चिम था, पूर्व था, ये सारे क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो इनकी जो ईंटें थी वो बहुत ही क्या थी,
मजबूत थी। और इस तरह से चिनाई मतलब जोड़ा जाता था ईंटों से, तो क्या हो खूब मजबूत रहे, इस तरह से वो चिनाई किया जाता था, जोड़ा जाता था। नेक्स्ट है, कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो नगर दुर्ग हमने पहले पढ़ लिया। तो क्या मोहनजोदड़ो, एक और जगह कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, जहाँ पे क्या था, खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, पुरातत्व महान स्नानागार कहा, उसको क्या बोला, महान स्नानागार। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, चारकोल की परत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है स्नानागार कहाँ पाया गया और उसमें किस तरह का प्लास्टर में इस्तेमाल हुआ और रिसाव को रोकने के लिए क्या चढ़ाया गया, तो चारकोल की परत चढ़ाई गई। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का था। सीढ़ियाँ बनाई गई थी, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था जो है इसमें भरने के लिए पानी, तो उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब इसमें लोग नहा लेते थे तो खाली कर देते थे। तो ये सब आपका 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वन लाइन दे सकता है। इसमें से पूछ लेगा सही विकल्प बताइए इन चारों में से, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आप पूरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे दिया है कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्निकुंड कहाँ मिले थे, भंडार गृह कहाँ मिले थे। तो आप ध्यान में रखेंगे कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले थे और मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा तीनों में क्या मिले थे, भंडार गृह बड़े बड़े मिले थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब ये देख लेते हैं साइड में क्या दिया हुआ है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड आदि। तो ये पत्थर के ब्लेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाल बर्तन पूछेगा हड़प्पा में किस तरह के रहते थे, क्या उस पर कलर रहता, तो काले रंग के चित्र बने थे। तो किस तरह के बर्तन थे, तो लाल बर्तन, जिसपे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे क्या थे, काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये देखें इमेज में दिया हुआ है राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, तो ये सब क्या हैं, ये नगर है सब जो खुदाई के बाद मिले हैं। ये देखिए ये इमेज दिया हुआ महान स्नानागार का, देखिए इतना बड़ा सा स्नानागार बनाया हुआ था, चारों तरफ कमरे बनाए हुए थे, फिर इस तरह से ये बीच में बनाया हुआ था नहाने के लिए। तो ये है, ये मोहनजोदड़ो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। ये यहाँ दिया है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, यहाँ हड़प्पा के जो नगर हैं ईंटों की जो है चिनाई इस तरह से की गई थी, देख लीजिए आप इमेज में। अब ये देखिए इन नगरों, अब देखिए भवन, नाले और सड़कें किस तरह के थे वो पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो किस तरह के थे जो नगर थे वो किस तरह के थे, 2 मंजिल, 1 या 2 मंजिल होते थे। ठीक है, आमतौर पर। और आंगन के चारों तरफ क्या था, कमरा बनाया जाता था, चारों तरफ मतलब घर रहता था, छोटा छोटा रूम। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर रहता था, मतलब हर घर में एक अलग से नहाने के लिए घर भी उस समय भी रहता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, कुछ घरों में पानी पीने के लिए कुएं भी रहते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। बताइए, उतने साल पहले भी इतने अच्छे से ये नगर का निर्माण हुआ था, इस नगर का, कि वहाँ पे नाली भी बनाई गई थी, उसमें ढलान भी बनाए गए थे ताकि पानी निकल पाए। फिर उसको सड़क से भी जोड़ा जा रहा था, फिर उसको नाले से जोड़ा जा रहा था, और नाला सब ढका हुआ था, उसमें मेन हॉल बनाए गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वैसे ही 4 मतलब दे देगा ये ऑप्शन, उसमें से बोलेगा बताइए कौन सी सही है, तो आपको सही बताना है। 1 2 3 पहले इस तरह का होता था, नहीं होता था, ये सब दे देगा। तो ये आपको, ये भी लाइन आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ दिया, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था।
एक साथ जो योजना के तरीके से किया जाता था। घर का, नाला का, सड़क का, मतलब पहले क्या है, योजना बना ली चल जाता था। पहले मतलब एक मतलब सोच समझ के एक मतलब कहीं कि मैप जैसा बना लिया जाता था, उस पर फोटो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर काम किया जाता था कि हाँ सब एक साथ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग घर बनवाने के पहले इंजीनियर से मैप बनवाते हैं ना, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ बनवाना है, वो बना के देते हैं, तो वैसे ही योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट, यहाँ पर वर्णित घरों, पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताओ। तो ये आप अभी मैंने समझा दिया, आप बताइएगा, नहीं तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है नगरीय जीवन। अब वहाँ देखते हैं कि जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो ये भी आप एक एक लाइन ध्यान में रखेंगे कि लिपिक भी रहते थे जो लिखते थे, लेकिन शायद वो जो मतलब नहीं बच पाई हैं, उन चीज़ों पर नहीं बच पाई हैं। और उस समय क्या था, उस समय बहुत ही हलचल रहती होगी, इमारतें योजना में जुटे रहते होंगे। जैसे वो ये नई नई ये बना है ना, ये देखिए इस तरह से बना हुआ है सब, तो वो इमारतें बनाने में जुटे रहते होंगे, आभूषण दूसरे जगहों से भी मंगाते होंगे, तो इस तरह से होता होगा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ के से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। वहाँ पे मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और शिल्प, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर किसी मतलब उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, उद्योग स्थल जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से कहीं कहीं से चीज़ें भी दूसरी जगह से भी लाते थे। ये भी वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, और किसी कहानियाँ भी लाते होंगे। तो नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहनजोदड़ो जैसे गाँव में रहते थे? आपको ये बताना है कि क्या वैसे भी लोग हैं जो उस तरह के गाँव में भी रहते हैं, तो ये आपको सोच के बताना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ एक दिया हुआ है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। ये देखिए मुहर, इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये देखिए ये वाली लिपि उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये देखिए ये मिट्टी के खिलौने हैं पकी हुई, और ये जो लिखा हुआ है अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये कुआं है और सड़कें, और ये देखिए मोहनजोदड़ो का ये सड़क और जिसमें ये नाला था जो ढका हुआ रहता था, ये इमेज दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नगर और नए शिल्प। ठीक है, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मन के बाट और फलक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये सबसे आकर्षक वस्तु क्या क्या थे? मन के बाट और फलक थे। तो वहाँ से चीज़ें से क्या बनाई जाती थी? पुरातत्व में जो चीज़ें वहाँ मिली, ये सब जो है मिली है अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तो जो भी चीज़ें वस्तुएं मिली थी वो ये सबसे बनाई हुई थी। ठीक है, ये देखिए ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। ये देखिए ये पत्थर के बाट बनाए हुए हैं। इन्हें चढ़ पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। हो सकता है इसमें सोने चांदी को तौलने के लिए इसको बनाया गया होगा, इस बाट को। ठीक है, ये देखिए इमेज में हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब ये देखिए मध्य में बनाए मनके, इनमें से कई कर्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर में धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। ये देखिए ये वाली मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये देखिए ये सब चीज़ें बनाई जाती थी उस समय। नेक्स्ट है अध्याय 2 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा क्या वह भी धातु का उपयोग होता था? वहाँ भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे?
चैप्टर जो 2 था हमने पढ़ा था, तो क्या उसमें ये सब होता था? तो आप ये चैप्टर 2 पढ़ेंगे वीडियो में, उसके बाद बताएंगे, नहीं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है, या इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, इसमें तो हो नहीं पाएगा। तो जो भी लास्ट वीडियो में बताऊंगी इस चैप्टर का, जो भी पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको सबका आंसर बता दूंगी, ठीक है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों या अवशेष, चांदी के एक फूलदान और के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। कपास की खेती और कपड़े के टुकड़े ये सब जो है उस समय मिले थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, जो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। विशेषज्ञ मतलब वो होता है, ठीक है। विशेषज्ञ मतलब क्या होता है? जो खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, मतलब खास तरह से उसके लिए वो पढ़ाई करता है, उस पर खोज करता है, उसी को विशेषज्ञ बोलते हैं, जो बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो ये हमें नहीं पता है कि केवल पुरुष ही मतलब प्रशिक्षण हासिल करते थे, मतलब उस चीज़ के बारे में सीखते थे, काम करते थे, या आदमी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्योन्स। फ्योन्स क्या होता है? फ्योन्स है आपका पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत जैसे प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे और फ्योन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। और फ्योन्स कैसे बनता था? या बालू या स्फटिक मतलब पत्थर के चूर्ण में गोंद मिला के और उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो इस तरह से बनाए जाते थे। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए, और लाइक कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत से अच्छे से वीडियो और भी बनाऊँ, पढ़ाऊँ आगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।